हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर अकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले अपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 3। तो पार्ट 2 तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर हम लोग ने सर्कुलर मनी फ्लो को देखा था और उसके अंदर हम लोग ने अलग अलग कॉन्सेप्ट को देखा था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। यानी क्या क्या अलग अलग मेथड्स है जिससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके अंदर इन तीनों मेथड में से एक मेथड आपको कंफर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका पहला मेथड है आउटपुट मेथड, यानी किस तरह से कोई भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, पूरे इंडिया का, पूरे लोगों का इनकम को अगर हम प्लस कर ले तो हम नेशनल इनकम उसे बोल सकते हैं। उसी तरह से उन लोगों ने एक मेथड निकाला जिसका नाम आउटपुट मेथड है, यानी पूरे के पूरे कंट्री में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा उन सारी चीज़ों का फाइनल वैल्यू को अगर हम लोग ऐड कर लें तो हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। क्योंकि जब फाइनल वैल्यू तुम बनाओगे सब चीज़ का, जैसे किसी में अगर बात करूँ 10 रुपीज़ कोलगेट की, तो 10 रुपये का जो कोलगेट का पैकेट आता है, वो चीज़ का जो 10 रुपये वैल्यू उसके ऊपर लिखा हुआ है फाइनल वैल्यू, तो अगर वो चीज़ अगर बन चुकी है तो कोई ना कोई उसे खरीदेगा, यानी 10 रुपये किसी न किसी का इनकम तो होगा जरूर। यानी इससे हम पता लगा सकते हैं कि आउटपुट का फाइनल वैल्यू अगर ले लें तो हम आराम से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। देख लेते हैं इसका क्या क्या मीनिंग इसके अंदर लिखा हुआ है। द मेथड ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम इज नोन एज द प्रोडक्ट मेथड ऑफ द इन्वेंट्री मेथड। प्रोडक्ट मेथड या इन्वेंट्री मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस मेथड approaches national income from the output side. According to this method, the economy is divided into different sector. अब किसी भी इकोनॉमी के अंदर अलग अलग सेक्टर होता है, जैसे एग्रीकल्चरल हो गया, माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, स्मॉल एंटरप्राइजेस हो गया, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, अलग अलग सर्विसेज हो गए। सारी चीज़ों में कोई ना कोई तो प्रोड्यूस, कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस होता है। अब क्या कर सकते हैं कि जो आउटपुट मेथड होता है उसका मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वैल्यू करते हैं सारे फाइनल गुड्स के प्राइस को और सर्विसेज को प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर एट अ मार्केट प्राइस और बाय एडिंग अप ऑल द वैल्यू एट ईच हायर स्टेज। या तो हम फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस ले लें, या तो कैसे कैसे वो प्रोडक्ट बनाए अलग अलग स्टेप्स में, वो सारे स्टेप पे क्या क्या खर्चे हुए हैं सारे खर्चे को ऐड कर लें। चीज़ें ज़्यादा आसानी से इजी समझ में आएगा आपको जब आप टेबल देखोगे आगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि अलग अलग स्टेप पे जो खर्चे हुए हैं उसको ऐड कर लो, या तो फाइनल वैल्यू को आप ऐड कर लो, आपको चीज़ें आराम से निकल के आ जाएगा आपका नेशनल इनकम। अगला पैराग्राफ है, व्हाइल यूजिंग दिस मेथड अटमोस्ट केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड मल्टीपल और डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग को आपको दूर रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप इंटरमीडिएट जो प्रोसेस हो रहा है, यानी कोई भी चीज़ को आपको बनाने में, जब जैसे कि मैं आपकी गेहूं की बात करूं, जब गेहूं बनाने में 5 रुपये लग रहा है गेहूं उगाने में, और उसको आटा बनाने में 10 लग रहा है, उसको पाव बनाने में 15 लग रहा है, यानी अब 10, 5, 15 सारी चीज़ों को भी ऐड करोगे और एट द फाइनल आप ब्रेड का भी भाव जो है वो भी ऐड करोगे तो आपका डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो इनका मानना है तो या तो आप इंटरमीडिएट के सारे गुड्स का सारे प्राइस को ऐड कर लो, या तो आप फाइनल प्राइस ले लो, सिर्फ दोनों मतलब, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगा। ऐसे इन लोगों ने इसके अंदर आउटपुट मेथड में जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो है फाइनल गुड्स अप्रोच और द फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच। इसके अंदर क्या है, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर फाइनल कंजम्पशन। फाइनल कंजम्पशन करने के लिए जो गुड्स होता है उससे फाइनल गुड्स बोला जाता है। इस अप्रोच के हिसाब से क्या होता है, वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर आर इंक्लूडेड। जो भी प्राइमरी सेक्टर है यानी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर है यानी मैन्युफैक्चरिंग, और टर्सरी सेक्टर है यानी सर्विस, ये तीनों के जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं सारे के फाइनल वैल्यू को अगर हम ऐड कर लें, इंक्लूडेड, एंड द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन आर इग्नोर। जो भी इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन है यानी बनने के प्रोसेस का स्टेप, जो वैल्यू आपका लग रहा है उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दो। इंटरमीडिएट गुड्स आर इन्वॉल्व इन अ प्रोसेसिंग फाइनल गुड्स, दैट इज द फाइनल फ्लो ऑफ आउटपुट परचेज बाय कंज्यूमर। यानी उनका मानना सीधा सीधा ये है कि इंटरमीडिएट जो भी खर्चा हो रहा है उसे इग्नोर कर दो और फाइनल को आप कंसीडर कर लो।
Hence the value of final output include the value of intermediate product. एग्जाम्पल देखेंगे इसके अंदर, प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ व्हीट। एक ब्रेड का प्राइस के अंदर गेहूं का भी प्राइस होता है, उसको आटा बनाने का भी प्राइस इंक्लूड होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि व्हीट एंड फ्लोर आर बोथ द इंटरमीडिएट गुड्स, देयर वैल्यूज आर पेड अप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज द ब्रेड। इन दोनों का वैल्यू जो भी होगा वो फाइनल प्रोडक्ट में जोड़ के ले लिया जाता है। तो हम फाइनल प्रोडक्ट का और इसका बार बार साथ में कैलकुलेट न करें। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ये मीनिंग इसके अंदर का यही होता है। इसके लिए सेपरेट अकाउंटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अलॉन्ग विद द अकाउंटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट वुड मीन अ डबल काउंटिंग। अगर दोनों को ले लिए तो उसको ही बोला जाता है डबल काउंटिंग। सेकेंड देखोगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। सेकेंड में आप देखो तो ये वैल्यू एडेड अप्रोच है। वैल्यू एडेड अप्रोच से मेरा मतलब है कि इसके अंदर जो इंटरमीडिएट वैल्यू था, जो भी गेहूं उगाने का खर्चा, आटा बनाने का खर्चा, वो सारी चीजों को लेंगे और फाइनल वाले को नहीं लेंगे। आप देखोगे तो दोनों चीज सेम ही होता है। नीचे एक टेबल दिया है आपका 7.1 का, आपको चीजें अच्छे समझ में आएंगी। टेबल नंबर 7.1 वो हम देख लेंगे। वैल्यू एडेड का थियरी देख लेते हैं। डबल काउंटिंग वैल्यू एडेड अप्रोच इज यूज्ड। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस इज इंक्लूडेड। अलग अलग स्टेज वाले चीज को इंक्लूड किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट एंड इनपुट आर स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन इज कॉल्ड वैल्यू एडेड। अलग अलग स्टेज पे बार बार वही चीजें लिखी हुई है, तो बार बार मैं उसे रीड नहीं करूंगा, आप देख सकते हो, इजी है काफी। जीएनपी इज ऑब्टेन्ड एज अ सम वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू एडेड बाय ऑल द डिफरेंट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस टिल द फाइनल आउटपुट इज रीच इन अ हैंड ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के हैंड में अलग अलग प्रोसेस से होके कोई भी गुड्स पहुंचता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती है। देखेंगे इस टेबल को, जो टेबल दिया है 7.1 में, इसमें देखोगे तो एक शर्ट के प्रोडक्शन की बात की गई है। पहले वो चीज कॉटन था, फिर यान बना, फिर क्लोथ बना। यानी जब कॉटन था तो उसका वैल्यू था 150 रुपीज, फिर आगे जब वो यान बना तो वो हो गया 250 का, यानी 150 से 250 यानी 100 रुपया बढ़ा। पहले वो 150 का था, फिर उसमें 100 बढ़ा, फिर उसमें 150 रुपये और खर्चे हो गए, जो कि बन गया 400 में। क्लोथ बन गया वो, अब तक वो शर्ट नहीं बनाए, अब तक वो क्लोथ है। फिर उसके आगे आप देखोगे जब वो शर्ट बना तो शर्ट का वैल्यू हो गया 500, जिसमें 100 रुपया और ऐड हो गया। तो आप जो देखोगे वैल्यू एडेड रुपीज, जो आपका लास्ट कॉलम है वो भी 500 आ रहा है, और आपका वैल्यू ऑफ इनपुट देखोगे तो वो भी 500 में बन के रेडी हो रहा है। तो आप अलग अलग वैल्यू को कैलकुलेट कर लो या तो फाइनल प्राइस को कैलकुलेट कर लो, दोनों आपका सेम रहेगा। यानी इसके अंदर आप वैल्यू एडेड की बात करोगे, इसलिए वो लास्ट कॉलम में दिया है वैल्यू एडेड 500 आया, मतलब हर एक स्टेप पे 150 रुपया, 100 रुपया, 150, 100 रुपया ये बढ़ता चला जा रहा है। तो फाइनल वैल्यू आपका 500 आ गया। तो ये नीचे टेबल के नीचे उसी टेबल का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आगे है आपका प्रिकॉशंस, क्या क्या आपको सोचना है कोई भी प्रोडक्ट, ये कोई भी मेथड यूज करने के लिए। तो आपका प्रिकॉशन जो है, प्रिकॉशन में क्या है, पहली बात तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करना चाहिए आपको। और सेकेंड है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप सेल कंजम्पशन के लिए रख रहे हो उसका भी कुछ ना कुछ एस्टिमेशन निकालो। यानी जो भी आप खुद प्रोड्यूस करके खुद खा जाते हो, जो किसान प्रोड्यूस करता है खुद के लिए राशन, वो चीज़ को भी इंक्लूड करो, क्योंकि वो भी किसी का इनकम हो सकता था, वरना वैल्यू गलत आएगा। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसे डिडक्ट करो, और गवर्नमेंट द्वारा हर एक दिया हुआ सब्सिडी को आपको क्या करना है, ऐड करना है, ताकि आपका नेशनल इनकम काफ़ी एक्यूरेट आ सके। फोर्थ क्या है, आउटपुट को इवेल्युएट करो और प्राइस लेवल किस तरह से चेंज हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा। फिफ्थ क्या है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी एडेड एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट शुड बी डिडक्टेड। जो भी आपने एक्सपोर्ट किया उसे ऐड करो और इंपोर्ट को डिडक्ट करो। डेप्रिसिएशन को भी अच्छी तरह से ध्यान से डिडक्ट करो, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। 7 क्या है, सेल एंड परचेस ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर्ड। सेकेंड हैंड गुड्स को खरीदा है बेचो मत, वरना आपका नेशनल इनकम का वैल्यू खराब आ जाएगा। अब ये सब प्रिकॉशन लेना जरूरी है नेशनल इनकम को अच्छी तरह से कैलकुलेट करने के लिए, जो कि पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है मगर करना तो जरूरी हो जाता है। सेकेंड है आपका इनकम मेथड। पहले हमने आउटपुट मेथड देख लिया, अब हम देखेंगे कौन सा, इनकम मेथड। मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर कॉस्ट मेथड। फैक्टर कॉस्ट यानी क्या होता है, कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, जैसे लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, तो उन सब चीज़ों को
कुछ ना कुछ कॉस्ट लगता है। देखो लैंड के लिए रेंट लगता है, लेबर के लिए वेजेस लगता है, ये सब क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इनकम पेमेंट आर रिसीव्ड बाय ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री। अब ये जो तुम फैक्टर यूज करोगे कोई चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, जो भी फैक्टर्स आप यूज करने वाले हो कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा मिलता है, कोई हमें देता है। तो आप जब किसी के द्वारा कोई चीज लेते हो तो आप उसको कुछ ना कुछ पे करोगे, यानी आप किसी से लैंड लोगे तो उसको आप क्या करोगे, रेंट पे करोगे ना, तो वो उसका इनकम हो गया। अगर मैं सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के खर्चों को ऐड कर लूँ, यानी किसी का खर्चा तो किसी का इनकम ही होगा, यानी अल्टीमेटली आप सबके इनकम को ऐड कर रहे हो, यानी ये भी एक तरीका है इनकम मेथड जिससे आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर प्लीज़ कोई भी चीज़ न समझे तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप जाके चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेरी हो आप वहाँ पे आके पूछ सकते हो, और लेक्चर अगर ना समझे तो आप प्लीज़ वीडियो को रिपीट करके देख लेना। सारी चीज़ें काफ़ी क्लियरली बोल रहा हूँ तो चीज़ें आपको आई होप समझ में आई होंगी। एडेड अप and income are accurate to all factors of production by the way of rent, wages, interest and profit। लाइन को अंडरलाइन कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल आर एडेड टुगेदर, वो सारी चीज़ को साथ में जोड़ दिया जाता है। बट इनकम रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट आर इग्नोर। कोई भी इनकम अगर ट्रांसफर पेमेंट का हो गया, मतलब किसी का इनकम किसी और ने दिया, कहीं बाहर से आया, तो उसको क्या इग्नोर कर देना चाहिए, वरना एक्यूरेट नहीं आएगा। डेटा पर्टेनिंग टू इनकम आर ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस। For example, from income tax returns, income tax का returns report, books of account as well as the estimate of all small income। ये छोटे मोटे इनकम और इनकम टैक्स का जो रिटर्न आता है वो सारी चीज़ को क्या इग्नोर करना जरूरी हो जाता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, कैन बी ट्रीटेड एज अ सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड एज अ रिजल्ट ऑफ अंडरटेकिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज on the part of resource owner and reflect in the production of total output of goods and services during the given period of time। ये सारी यूजलेस लाइन है, आपको सिर्फ बेसिकली जो मैंने मीनिंग बताया उसको आपको याद रखना है और आपको अच्छी तरह से उस चीज़ को लिख लेना है। Thus the gross national product according to income method is calculated। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होगा, NI रेंट है प्लस वेजेस, नेशनल इनकम क्या है, रेंट वेजेस प्लस इंटरेस्ट, और सारी चीज़ को ऐड कर लो। अब मिक्स इनकम को ऐड कर लो, और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से कोई इनकम आया उसको ऐड कर लो, यानी R प्लस W प्लस I प्लस प्रॉफिट प्लस MI मिक्सड इनकम प्लस X माइनस M, वो सारी चीज़ों को आप ऐड कर लोगे, आपका इनकम मैथड से नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा। इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, कोई भी ट्रांसफ़र इनकम और ट्रांसफ़र पेमेंट होगा, जैसे स्कॉलरशिप हो गया, गिफ्ट हो गया, डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, वो सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। ऑल अनपेड सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ टीचर, जब हाउसवाइफ टीचर ऐसा भी जैसे कि हाउसवाइफ अपने पति के लिए खाना बना रही है, टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रही है, तो वो सारे इनकम को आपको क्या करना है, वो सारे इनकम को भी आपको इग्नोर करना है। एनी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स को भी इग्नोर करना है, क्योंकि वो प्रॉपरली नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं हो सकता। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर एंड बॉन्ड शुड बी इग्नोर। शेयर और बॉन्ड अगर आप बेच रहे हो उसके भी इनकम को आपको इग्नोर करना है, ताकि आपका नेशनल इनकम काफ़ी एक्यूरेट आ सके। गवर्नमेंट द्वारा कोई भी रेवेन्यू रिसीव हुआ, टैक्स शुड बी इग्नोर, टैक्स के इनकम को भी इग्नोर करना है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था। 6 अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनीज, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, प्रॉफिट पब्लिक एंटरप्राइजेस सच एज द वाटर सप्लाई शुड बी इग्नोर। ये सारी चीज़ों को भी आपको इग्नोर करना जरूरी हो जाता है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन केप्ट इन सेल्फ कंजम्पशन एंड इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस शुड बी इंक्लूडेड। जो भी आप गुड्स या फिर कोई भी राशन वगैरह जो आप खुद के लिए उगा रहे हो, खुद खा रहे हो, या तो अगर किसी के पास घर है, ओनर उसमें खुद ही रह रहा है, उसका रेंट नहीं पे कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों का भी कुछ ना कुछ एक वैल्यू होना चाहिए जिसे आपको नेशनल इनकम को शो करना पड़ेगा। यानी ये कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ है जिसमें आप पैसे इंक्लूड नहीं करते हो तो आपका नेशनल इनकम का वैल्यू गलत आ सकता है। आगे है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। थर्ड वाला क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम इज नोन एज आउटले मेथड। एक्सपेंडिचर यानी खर्चे वाला मेथड। According to this method,
टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय सोसाइटी इन अ पर्टिकुलर ईयर इज एडेड टुगेदर। एक पर्टिकुलर सोसाइटी पूरे साल में कितना खर्चा करती है, उस पूरे के पूरे खर्चे को अगर आप साथ में ऐड कर लो तो आपका एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम आ जाएगा। इनकम कैन बी स्पेंट आइदर ऑन अ कंज्यूमर गुड्स और ऑन द कैपिटल गुड्स। या तो अब अपना जो एक्सपेंडिचर है वो कंज्यूमर गुड्स पे एक्सपेंड कर सकते हो, या तो आप किस पे कर सकते हो, कैपिटल गुड्स पे कर सकते हो। यानी आप कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, जो चीज़ आपको डायरेक्टली खाना है आप खरीद रहे हो उसे कंज्यूमर गुड्स बोला जाता है। कैपिटल गुड्स क्या होता है, कोई चीज़ आप खरीदो कुछ और प्रोड्यूस करने के लिए तो उसे कैपिटल गुड्स कहा जाता है। प्लीज़ अंडरलाइन कर लो और चीज़ों को आसानी से आराम से उसे लिख लो ताकि आपको फ्यूचर में कंफ्यूजन ना हो। एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेड बाय ऑल इंडिविजुअल फर्म एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M प्लस R माइनस P। ऑलरेडी पता है हमको ये चीज़। अब देख लेते हैं इसमें C क्या होता है, I क्या होता है, G क्या होता है। प्राइवेट कंजम्पशन क्या है, जो भी हाउस होल्ड कंजम्पशन है, हाउस होल्ड नॉन ड्यूरेबल गुड्स सच एज द फूड, नॉन ड्यूरेबल जो लंबे समय के लिए नहीं चलता, जैसे फूड हो गया, विच आर यूज इमीडिएटली जो जल्दी से यूज हो जाए। एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स सच एज द कार, कंप्यूटर, टेलीविजन सेट, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। जो ड्यूरेबल को जो लंबे समय के लिए चलता है, ऐसे गुड्स पे भी आप एक्सपेंडिचर करते हो जो कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। वो सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। उसको कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बोला जाता है, जो कंज्यूम करने के लिए आप खरीदते हो। सेकेंड है इन्वेस्टमेंट, यानी किसी भी तरह का बिजनेस इन्वेस्टमेंट करते हो, प्राइवेट बिजनेस आर रिप्लेस रिन्यूअल एंड न्यू इन्वेस्टमेंट। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो बिजनेस के अंदर उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जी मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिफर टू एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइक लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, इन सब चीज़ों पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है ये गवर्नमेंट का कंजम्पशन है। गवर्नमेंट इस चीज़ को कंज्यूम और इन्वेस्ट कर रही है। गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट क्या है, ये इन्वेस्टमेंट करती है किस चीज़ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करती है, जैसे रोड, रेलवे, ब्रिज, डैम बनाना है, कैनाल बनाना है, इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करती है। अब गवर्नमेंट क्या कंज्यूम करती है, क्या इन्वेस्ट करती है, आपको पता है पैराग्राफ से, आप वो चीज़ों को भी ऐड कर सकते हो। यानी C प्लस I प्लस G का आपको मतलब पता होना चाहिए। और एक्जिम मतलब तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा उसका नेट आपको ऐड करना है। नेट क्या होता है, जितना बेचा और जितना खरीदा उसको माइनस करके आपका नेट वैल्यू निकालना है। R माइनस P भी सेम है, जो आपका गुड्स सर्विस रिसिप्ट होगा और जो आप पे करोगे उसका भी आपको नेट वैल्यू निकालना है, यानी R माइनस P। इसके अंदर किस चीज़ का प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा आपको, while estimating the national income expenditure following precautions should be taken। पहला प्रिकॉशन क्या है, expenditure on all the intermediate goods and services should be ignored। इंटरमीडिएट गुड्स को इग्नोर करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर ऑन रीपर्चेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को भी इग्नोर करना पड़ेगा। ट्रांसफर पेमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर ऑन रीपर्चेस ऑफ द फाइनेंशियल एसेट, ऑलरेडी हमने ये पढ़ लिया, शेयर, बॉन्ड, ये सब चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स को डिडक्ट करना पड़ेगा, किसी भी तरह के सब्सिडी को ऐड करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इग्नोर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपेंडिचर को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। 7 सब्सिडी शुड बी इंक्लूडेड यानी एडेड। तो बेसिकली प्रिकॉशंस वाला जो पॉइंट है आपको सिर्फ पता होना चाहिए, एग्जाम में पूरा प्रिकॉशन साथ में नहीं पूछता, मगर आपको मीनिंग पता होगा तो आप फिलिंग द ब्लैंक्स किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिव में कोई मिस्टेक नहीं करोगे। तो आई होप गाइज आपको ये तीनों का तीनों मैथड अच्छी तरह से समझा होगा। लेक्चर काफ़ी वास्ट होने की वजह से थोड़ा सा मैं फास्ट था, आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो, ऐसे भी ऑप्शन होते हैं यूट्यूब में। आपको तीनों मेथड में से एक मेथड आपको एग्जाम में कंफर्म पूछा जाता है। तो गाइस पूरे के पूरे तीनों के तीनों मेथड को आपको अच्छी तरह से 1-2 बार वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगले लेक्चर में हम डिफ़िकल्टीज़ के साथ आएंगे कि क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।